नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बहुत ही स्पेशल क्लास में। दोस्तों 7 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है और अगर आप सोच रहे हैं कि अब ऐसा क्या पढ़ा जाए जो सीधा एग्ज़ाम पेपर में लिखा मिले, तो दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पिछले 5 साल में पेपर में रिपीट हो रहे हैं और इस साल भी आपके पेपर में आने की संभावना 99% है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो जाए और लास्ट में मैंने सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ दी हुई है, तो अंत तक ज़रूर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? दोस्तों यह भक्तिन पाठ का क्वेश्चन है जिनकी लेखक है महादेवी वर्मा और इसमें पूछा गया है कि भक्तिन जो है अपना वास्तविक नाम क्यों छुपाती थी? तो इसका उत्तर है, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मणी यानी लक्ष्मी था, जिसका अर्थ है धन की देवी। वह बहुत गरीब थी, इसलिए उसे लगता था कि उसका नाम उसकी परिस्थिति के विपरीत है, जो उपहास का कारण बनेगा। यानी अगर वो अपना नाम बताएगी तो वैसे ही वो वैसे गरीब है और अगर अपना नाम बताएगी तो उसके ये नाम के विपरीत है लक्ष्मी, इसलिए वह अपना नाम छुपाती थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बच्चे किस आशा में नीड़ों से झाँक रहे होंगे? दोस्तों बच्चे किस आशा में नीड़ों से झाँक रहे होंगे? तो इसका आंसर है, बच्चे अपने माता-पिता के लौटने और उनके द्वारा लाए जाने वाले भोजन के इंतज़ार में नीड़ों से। दोस्तों यहाँ पर नीड़ों का मतलब होता है घोंसला और ये आपके ऑब्जेक्ट वाले सेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नीड़ों का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है घोंसला। तो नीड़ों से झाँक रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? दोस्तों शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है, कवि ने पूछा है। तो इसका उत्तर है, इसका अर्थ है कि कवि की वाणी कोमल और शांत है, परंतु उसके भीतर विचारों की तीव्रता, विद्रोह और प्रेम की तड़प की ऊष्मा समाहित है। इसका मतलब कवि कहना चाहता है कि उसकी वाणी बिल्कुल शीतल है सभी के लिए, लेकिन उसके जो अंदर हृदय में एक विद्रोह और तड़प और तीव्रता प्रकट होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर। तो इसका पहला अंतर होने वाला है, कहानी छोटी है और जीवन के एक अंश का वर्णन करती है। यानी कहानी में बिल्कुल किसी व्यक्ति के जीवन के बिल्कुल एक अंश या एक घटना का वर्णन होता है, जबकि उपन्यास बड़ा होता है और इसमें जीवन का संपूर्ण चित्रण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, नाटक के तत्व कौन-कौन से हैं? तो दोस्तों नाटक के तत्व कितने होते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्ट सेशन में और कौन-कौन से हैं ये भी 2 नंबर में आता है। तो पहला है कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र, चित्रण, संवाद, देश कला या वातावरण और भाषा शैली और उद्देश्य, ये सब नाटक के तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। छायावाद की 2 विशेषताएं बतानी है हमें। पहला है व्यक्तिवाद की प्रधानता है इसमें और दूसरा है प्रगति का मानवीकरण है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रगतिवाद की 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए। इसमें पहले पूछा गया था छायावाद में, अब पूछा गया है प्रगतिवाद में। तो पहला है शोषकों के प्रति विद्रोह, जो कि लोगों का शोषण करते थे उनके प्रति विद्रोह, और दूसरा है दलितों और पीड़ितों के प्रति सहानुभूति, जो दलित थे पिछड़े वर्ग के थे उनके प्रति सहानुभूति। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, लेखक ने बाजार का जादू किसे कहा है? दोस्तों इसका उत्तर होने वाला है, बाजार की चकाचौंध और वहां सजाई गई वस्तुओं के आकर्षण को लेखक ने बाजार का जादू कहा है। जिस प्रकार हम बाजार जाते हैं और वहाँ की नई नई वस्तुएं देखते हैं तो हमारा खरीदने का मन करता है, इसी को चकाचौंध कहा है। जो मन खाली होने पर व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है। जैसे ही व्यक्ति का मन खाली होता है तो वो जिन जिन वस्तुओं को देखता है तो उसका मन करता है कि ये ले लूँ या वो ले लूँ, तो इसी को लेखक ने जो है बाजार का जादू कहा है। क्वेश्चन नंबर 9, यशोधरा बाबू के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। दोस्तों वे परंपरावादी थे और पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण के विरोधी थे। यानी वे परंपरावादी थे, अपनी परंपराओं के साथ चलते थे और पाश्चात्य संस्कृति है जो, यानी जो ऐसे लोग हैं जो आधुनिकरण की ओर बढ़ रहे हैं ज़्यादा ही, तो उनके जो विरोधी थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिल्वर वेडिंग कहानी का मूल संदेश क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर होने वाला है, पीढ़ियों का अंतराल। जो पीढ़ियों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर जाते हैं उसमें जो अंतराल होता है, गैप होता है, जिस प्रकार बोला जाए कि अगर जो पुराने आदमी हैं वो आधुनिकरण की ओर नहीं जाते और बच्चे आधुनिकरण की ओर बढ़ रहे हैं तो वो अंतराल है।
और बदलती मानवीय संवेदनाओं को समझना। ये 2 उसके मूल संदेश थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन, आदान प्रदान और सूचनाओं को साझा करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। इसे वेब पत्रकारिता या ऑनलाइन पत्रकारिता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज से क्या तात्पर्य है दोस्तों? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज किसी बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाना ब्रेकिंग न्यूज है, जिसे लाइव भी कहते हैं। इसमें सूचनाओं को बिना विस्तार के केवल मुख्य बिंदु के रूप में फ्लैश किया जाता है, तो इसी को ही फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखिए। दोस्तों व्याकरण से क्वेश्चन है। स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, यानी ये स्थायी रूप से मनुष्य के हृदय में रहते हैं। जबकि संचारी भाव पानी के बुलबुलों की तरह बनते और मिटते रहते हैं, यानी आते और जाते रहते हैं। दूसरा अंतर है, स्थायी भाव की संख्या 10 या 9 मानी गई है, जबकि संचारी भाव की संख्या 33 है। दोस्तों 10 या 9 ऐसे हैं कि पहले वर्षल 10 जो है वो इसमें नहीं जुड़ा था, लेकिन अब जुड़ चुका है, तो इसलिए इसकी संख्या 10 बताई गई है और संचारी भाव की संख्या तो 33 ही है। क्वेश्चन नंबर 14, मानवीय ज्ञान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। इसका उत्तर होने वाला है, जहाँ जड़ वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं या भावनाओं का आरोप लगाया जाता है वहाँ मानवीय ज्ञान अलंकार होता है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि जहाँ किसी चीज़, ऐसी चीज़ जो मानव से मिलती जुलती नहीं है, लेकिन उसको बताया गया है बिल्कुल मानव से मिला जुला कर, इसको ही मानवीय ज्ञान अलंकार कहते हैं। जैसे इसमें लिखा है, मेघ आए बड़े बनठन के सफर के। मेघ यानी होता है बादल, लेकिन बादल सज कर नहीं आते, सज सवर कर नहीं आते, क्योंकि सजते सवरते तो लोग हैं। लेकिन इसमें मानवीय ज्ञान अलंकार इसलिए है क्योंकि इसमें मेघों को सजा कर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, उल्टा पिरामिड शैली क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैं पहले ही एमसीक्यूज में समझा चुका हूँ और इसमें भी आया है, यानी ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है हिंदी के लिए। अगर आपने एमसीक्यूज वाली वीडियो नहीं देखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको, आप वहाँ जाकर एमसीक्यूज वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। इसका आंसर होने वाला है, यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद घटते क्रम में अन्य सूचनाएं दी जाती हैं। इसके 3 भाग हैं, मुखड़ा, बॉडी और समापन। दोस्तों इसको कुछ समझते हैं इस प्रकार से, जैसे कि त्रिभुज उल्टा बना हो, इस प्रकार से। पहले है जो सूचनाएं बड़ी होंगी, उसके बाद छोटी होती जाएंगी, लास्ट में सबसे छोटी सूचना दी जाएगी। क्वेश्चन 16 है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? दोस्तों भक्तिन यानी लक्ष्मणी के आ जाने से महादेवी वर्मा जो हैं वो अधिक देहाती कैसे बन गई? तो इसका आंसर है, भक्तिन ने महादेवी को गांव का खाना, मकई का दलिया, बाजरे की रोटी खिलाना शुरू कर दिया और अपनी ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग करना सिखा दिया। यानी भक्तिन जो अपने गांव में खाती थी वही खाना बनाना शुरू कर दिया महादेवी वर्मा के घर पे, और उनको भी साथ में खिलाने लगी। जिस प्रकार महादेवी वर्मा जो है देहाती हो गई और वहाँ की भाषा भी वो बोलने लगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कविता के बहाने कविता का सारांश लिखिए। तो कुंवर नारायण की यह कविता बताती है कि कविता की उड़ान चिड़िया से भी ऊंची है, यानी कविता जहाँ चिड़िया नहीं पहुँच सकती वहाँ वहाँ भी कविताएं पहुँच सकती हैं। उसकी महक फूलों से भी अधिक समय तक रहती है, यानी फूल एक समय पर मुरझा जाते हैं, लेकिन जो कविताएं हैं वो कभी नहीं मुरझाती। और बच्चों के खेल की तरह कविता की कोई सीमा नहीं होती, कविता कालजयी होती है, यानी बच्चे की खेल की कोई सीमा होती है, लेकिन कविता की कोई भी सीमा नहीं होती, वह बरहमेश खेलती खिलती फूलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 18, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई आदमी नहीं एक ढोल है? दोस्तों क्योंकि लुट्टन ने कुश्ती के पैतरे किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि ढोल की आवाज़ और थाप से सीखे थे, यानी लुट्टन ने कोई व्यक्ति से, उसका कोई व्यक्ति गुरु नहीं था बल्कि एक ढोल ही, ढोल की थाप है जो ढोल बजती है तब उसी से उसने जो है कुश्ती के स्टेप्स जो पैतरे हैं उनको सीखा था। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंद्र सेना पर पानी फेंका जाना सही है या गलत? इसका उत्तर होने वाला है, तर्क के 2 पक्ष हैं। पहला है, विज्ञान की दृष्टि से यह पानी की बर्बादी है, लेकिन अगर लोग विश्वास माने यानी मान्यताएं माने देखी जाएं तो लोग विश्वास की दृष्टि से यह इंद्र देवता को अर्घ देने जैसा है।
ताकि वर्षा हो सके। लेखक इसे अंधविश्वास मानता है, पर जीजी इसे त्याग और दान की भावना मानती हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एमपी बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 20 है, कविता और खिलना में क्या अंतर है? फूल खिलकर मुरझा जाता है और उसकी सुगंध सीमित रहती है, लेकिन कविता एक बार खिलती यानी लिखी जाती है तो यह युगों युगों तक अपनी खुशबू बिखेरती रहती है। फूल के खिलने की सीमा है, कविता की नहीं। यानी इसमें कवि ने बताया है कि फूल एक समय पर खिलता है और मुरझा जाता है, उसकी खुशबू भी है, जो सुगंध है वो भी चली जाती है, लेकिन अगर कविता एक बार लिखी जाए तो वो कभी नहीं मिटती। इसका मतलब है कि कविता अगर एक बार लिख दी जाए तो इसको लोग पढ़ते रहते हैं और युगों युगों तक उसको याद रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रिंट माध्यम, इसको बोलते हैं मुद्रित माध्यम, की क्या सीमाएं हैं? तो उसका पहला है, यह अनपढ़ों के काम का नहीं है। यानी जो प्रिंट माध्यम है उसमें क्या होता है कि उसमें अक्षर छपे होते हैं जो कि पढ़ के समझे जाते हैं, लेकिन जो अनपढ़ हैं, जो पढ़ नहीं पाते हिंदी या कोई भी भाषा, अन्य भाषा, तो उसके लिए ये प्रिंट माध्यम नहीं होता है। दूसरा है, यह रेडियो या टीवी की तरह तुरंत घटित घटना को अपडेट नहीं कर सकता। अर्थात इसका मतलब है कि जो घटना आज घट चुकी है उसको आज ही नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये प्रिंट माध्यम है न्यूज़पेपर जैसा, तो वह अगले दिन ही इसकी खबर में आएगा। और इसमें एक बार छपने के बाद गलती सुधारना कठिन होता है। अगर एक बार जो न्यूज़पेपर में छप गया उसके बाद जो उसकी गलती सुधारना वो कैसा हो जाता है, कठिन या लगभग लगभग असंभव ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विशेष लेखन से आप क्या समझते हैं? किसी सामान्य समाचार से हटकर किसी खास विषय जैसे खेल, अर्थ जगत, विज्ञान, कृषि पर गहराई से किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। इसके लिए उस विषय की गहरी जानकारी अनिवार्य है। माना जाए कि जैसे कि कोई एक विषय का विद्वान है और उसने उसी विषय पर कोई लेख लिखा, तो उसको जो है क्या कहेंगे, उसको हम विशेष लेखन या गहन लेखन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्यों चलते हैं, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। दोस्तों फिर से ग्रामर में आ चुके हैं। वीर रस, दोस्तों 10 रस हैं, 10 रसों की आपको परिभाषा याद होंगी, लगभग लगभग सभी को याद होंगी। जिसको याद नहीं है तो कर लें, क्योंकि ये इसमें से कम 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें बतानी है इसमें वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित। तो युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। इसका उदाहरण होने वाला है, बिल्कुल सिंपल सा लिखा है मैंने इसमें, बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। एक कक्षा 4 या शायद 3 की ही किताब में से लिखी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दोहा और सोरठा छंद में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। वहीं सोरठा इसका भी सिर्फ उल्टा होता है, यानी इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? दोस्तों इसका उत्तर होने वाला है, इसका अर्थ है कि कथ्य जो बात कही है, बात के अनुसार ही भाषा का सरल और सटीक प्रयोग करना चाहिए। केवल पांडित्य प्रदर्शन के लिए भाषा को पेचीदा या कठिन नहीं बनाना चाहिए। यानी दिखावे के लिए हमें भाषा, अपनी जो भाषा है, जो बोली है, उसको बदलना नहीं चाहिए। जो बात जिस प्रकार से कही जानी है उसको उसी प्रकार से कहा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, जूझ कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। जूझ कहानी का हमें शीर्षक लिखना है इसमें। तो जूझ का अर्थ है संघर्ष। कहानी का नायक आनंद यादव अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए पिता के विरोध और विषम परिस्थितियों से लड़ता है, अतः यह शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। क्वेश्चन नंबर 27, स्तंभ लेखन किसे कहते हैं? जब कोई लेखक अपनी खास विचारधारा या के लेखन शैली के लिए प्रसिद्ध हो जाता है तो उसे समाचार पत्र में एक नियमित स्थान दिया जाता है, जिसे स्तंभ लेखन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, संपादकीय क्या है, इसका महत्व बताइए। तो दोस्तों वह लेख जिसमें संपादक किसी समसामयिक घटना पर समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट करता है, संपादकीय कहलाता है। इसे समाचार पत्र की आवाज़ माना जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे पेपर में आने की संभावना 90% है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बादल राग कविता में सुखों को अस्थिर क्यों कहा गया है? जो बादल राग कविता है उसमें सुखों को अस्थिर क्यों कहा गया है? क्योंकि सुख क्षणभंगुर होते हैं,
जैसे बादलों के आने पर बिजली गिरने का डर रहता है, वैसे ही सुखों के ऊपर हमेशा दुखों या क्रांति की छाया मंडराती रहती है। यानी मानव को अगर खुशी थोड़ी सी भी सुख मिल जाए तो उसमें ज़्यादा खुशी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे दुख जरूर छुपे हैं। और अगर दुख मिल जाए तो ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे भी सुख छुपे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कवि कुंवर नारायण या तुलसीदास का साहित्य परिचय लिखिए। तो दोस्तों इसमें हमें 2 रचनाएं लिखनी है, भाव पक्ष कला पक्ष लिखना है और साहित्य में स्थान लिखना है। दोस्तों इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें मिल जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। लेखक जयनंद कुमार या महादेवी वर्मा का साहित्य परिचय लिखिए। दोस्तों इसका भी आपको PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विषयों पर अनुच्छेद लिखिए। दोस्तों हमें अनुच्छेद लिखने हैं सोशल मीडिया की लाभ हानि या फिर स्वच्छ भारत अभियान पर हमें अनुच्छेद लिखने हैं, जो कि 3 नंबर में आते हैं। दोस्तों यह भी आपको PDF में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, नगर निगम के आयुक्त को नियमित सफाई हेतु आवेदन पत्र लिखिए। पत्र के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, PDF की लिंक मिलेगी, उस पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिख। क्वेश्चन नंबर 34 है, अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए। दोस्तों पत्र के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, PDF की लिंक मिलेगी आपको, उस पर देखिएगा, उस पर आपको पत्र मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, सप्रसंग व्याख्या मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। यानी हमें इसमें व्याख्या करना है कौन सा, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, जो कि आत्मपरिचय से लिया गया है। इसमें व्याख्या करनी है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर चेक कीजिएगा इसको भी। क्यों दोस्तों ये क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, जो कि मोबाइल स्क्रीन पर नहीं आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहाँ जाकर चेक कीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। दोस्तों इसमें भी हमें व्याख्या करनी है, और किसकी व्याख्या करनी है, बाजार दर्शन की। एक पाठ का नाम है बाजार दर्शन, उसकी हमें एक छोटे से भाग की, जिसमें लिखा भी है कि बाजार एक जादू है, वह जादू वहाँ की राह काम करता है। तो हमें इस पर जो है व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 37, छायावादी काव्य और रहस्यवादी काव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण मुख्य है, जबकि रहस्यवाद में ईश्वर के प्रति जिज्ञासा और प्रेम का भाव मुख्य है। छायावाद लौकिक है और रहस्यवाद आध्यात्मिक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निबंध के मुख्य बिंदु। यानी हमें निबंध लिखना है। अगर आप पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध सीख लेते हैं तो आपका यह 100% निबंध फंस जाएगा। आप इसको पढ़ के जाइएगा। हमें इसमें प्रस्तावना पढ़नी है, प्रदूषण के प्रकार पढ़ने हैं, जल वायु ध्वनि किस 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 प्रकार के प्रदूषण होते हैं, इसके कारण पढ़ने हैं, किस कारण से प्रदूषण होते हैं, निवारण के उपाय पढ़ने हैं, और उपसंहार लास्ट में हमें लिखना है। दोस्तों अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको होमवर्क पहले ही मिल गया था कि लुप्टन सिंह कौन था, उसको अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज सबके 12th के पेपर बहुत ही अच्छे जाएं। मैं कामना करता हूँ आप सब मार्क्स से पास हों। और अगर आपके छोटे भाई बहन जो कि 9th 10th या फिर 11th में हैं, उनको यह चैनल ज़रूर शेयर करें, क्योंकि 1 अप्रैल से 9th 10th और 11th की सारी वीडियो इसमें आने वाली हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट होने वाली हैं, और इसके विषय में हम बहुत कुछ सीखने वाले भी हैं, जो कि आपके छोटे भाई बहनों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।